पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे समझना एक मानसिक खेल है, और इस खेल में जीतने वाले बहुत कम होते हैं। जरा सोचिए, दो लोग एक जैसी नौकरी करते हैं, एक ही उम्र के हैं, लेकिन एक जिंदगी भर पैसों के पीछे भागता है और दूसरा धीरे धीरे अमीर बन जाता है। फर्क कहाँ है? न तो पढ़ाई में, न ही मेहनत में। असली फर्क है पैसे को लेकर सोच में। हम मानते हैं कि पैसा केवल कमाने और बचाने की चीज है, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा असल में हमारी मानसिकता का आईना है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ एक फाइनेंस की किताब नहीं है, ये हमारे दिमाग की उन खामोश गलियों में झांकती है जहां से हमारा हर आर्थिक फैसला निकलता है। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा कैसे सोचता है, कैसे बढ़ता है, और कैसे बहुत से लोग इसे समझे बिना ही जिंदगी भर इसके पीछे भागते रहते हैं। हर इंसान का पैसा कमाने का तरीका अलग होता है, लेकिन पैसे के साथ उसका बर्ताव, डर, लालच, धैर्य, ईर्ष्या, ये सब इंसानी फितरत से चलता है, न कि एक्सेल शीट से। तो आइए आज से हम पैसे को सिर्फ एक सिक्का नहीं, बल्कि एक सोच की तरह देखना शुरू करें, क्योंकि जब सोच बदलती है तभी किस्मत भी बदलती है। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी। हर इंसान पैसे के बारे में अलग तरह से सोचता है, क्योंकि हर किसी का अनुभव अलग होता है। कोई गरीबी में पैदा होता है तो पैसे की अहमियत उसे बचपन से समझ में आ जाती है। कोई अमीर घर में पलता है तो उसके लिए पैसा बहुत आम चीज लगती है। यही वजह है कि जब एक इंसान बिना सोचे खर्च करता है तो दूसरा डर डर कर पैसे बचाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई पागल है। हकीकत ये है कि हम सभी अपने अपने अनुभव के हिसाब से पैसे को देखते और समझते हैं। इसलिए दूसरों को जज करने से पहले ये सोचना चाहिए कि उन्होंने जिंदगी में क्या देखा होगा जो उनका नजरिया ऐसा बना। जैसे एक इंसान जिसने कभी शेयर मार्केट क्रैश नहीं देखा, वो ज्यादा रिस्क लेने को तैयार होता है, लेकिन जिसने सब कुछ डूबते देखा है वो बहुत संभल कर चलता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि पैसा एक तर्क से नहीं, अनुभव से जुड़ा मामला है, और हर अनुभव सही है, बस अलग है। चैप्टर 2, लक रिस्क। पैसा कमाने में मेहनत जरूर काम करती है, लेकिन किस्मत और जोखिम का बहुत बड़ा रोल होता है। कई बार लोग बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी जिंदगी में वो सब नहीं पा पाते जिसकी उन्हें उम्मीद होती है। वही कुछ लोग थोड़ा बहुत करते हैं और बड़ी सफलता पा लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो सफल हुआ वो ही बेहतर था, या जो नहीं हुआ वो फेल था। इसमें किस्मत और समय की भूमिका भी होती है। जैसे बिल गेट्स के साथ हुआ, वो उस स्कूल में गया जहां कंप्यूटर की सुविधा थी, जो उस समय बहुत कम जगहों पर होती थी। ये एक किस्मत का हिस्सा था। उसी तरह बहुत से लोग होते हैं जो सब कुछ सही करते हैं, फिर भी किसी एक्सीडेंट, बीमारी या नौकरी जाने जैसी चीजों से नुकसान झेलते हैं। इसलिए जब हम अपनी या दूसरों की सफलता या असफलता को देखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हर कहानी में किस्मत और रिस्क दोनों शामिल होते हैं, और इसलिए विनम्र रहना और समझदारी से चलना ही सबसे बेहतर तरीका है। चैप्टर 3, नेवर इनफ। कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है, घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, फिर भी उन्हें लगता है कि थोड़ा और चाहिए, और ये थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। इस सोच में आदमी खुद को कभी संतुष्ट महसूस नहीं कर पाता। जैसे कोई करोड़पति भी सोचता है कि अरबपति बनना है, फिर अरबपति सोचता है कि बाकी अरबपतियों से ऊपर जाना है, और इसी दौड़ में कई लोग गलत फैसले ले लेते हैं, जैसे बेईमानी, झूठ या बहुत ज्यादा रिस्क लेना। इस चैप्टर में बताया गया है कि जरूरी नहीं कि आप हमेशा सबसे ज्यादा पाएं। जरूरी यह है कि आप कब काफी है कहना सीखें। जब आप अंदर से संतुष्ट होते हैं तब पैसा आपको कंट्रोल नहीं करता, आप पैसे को कंट्रोल करते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा अमीर वही होता है जिसे पता होता है कि कब रुकना है। चैप्टर 4, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत बड़ा रिस्क या कोई जादुई तरीका चाहिए, लेकिन असलियत यह है कि पैसा धीरे धीरे, लगातार
और लंबे समय तक बढ़ता है। इसको ही कहते हैं चक्रवृद्धि यानी कंपाउंडिंग। ये ठीक वैसा है जैसे आप एक बीज लगाते हैं। वो धीरे धीरे पौधा बनता है, फिर पेड़ और फिर फल देने लगता है। अगर आप उस बीज को रोज खोद कर देखेंगे कि कितना बढ़ा, तो वो कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। पैसे के साथ भी यही होता है। जो लोग सब्र के साथ अपना पैसा सही जगह लगाए रखते हैं, वही असल में अमीर बनते हैं। वॉरेन बफे की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने बहुत छोटी उम्र से निवेश शुरू किया और 80 की उम्र तक उसका जादू दिखा। असली खेल ये नहीं है कि आप कितनी ज्यादा रिटर्न पा रहे हैं। असली कमाल ये है कि आप कितने लंबे समय तक टिके रहते हैं। इसलिए पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है वक्त देना और धैर्य रखना। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। अमीर बनना और अमीर बने रहना दोनों में फर्क है। अमीर बनना एक तरह की कला है, लेकिन अमीर बने रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल और गहरी समझ का काम है। बहुत सारे लोग मेहनत करके पैसे कमा लेते हैं, लेकिन उन्हें बचाकर सुरक्षित रखकर आगे तक ले जाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये चैप्टर हमें यही फर्क समझाता है। जब लोग पैसा कमाने की दौड़ में होते हैं तो उनमें साहस होता है, रिस्क लेने की हिम्मत होती है और एक तरह की आक्रामकता होती है। लेकिन जब उनके पास पैसा आ जाता है, तब वही आक्रामकता अगर कंट्रोल न हो तो नुकसान में बदल जाती है। अमीर बने रहना मतलब सावधानी, विनम्रता और डर को साथ लेकर चलना, क्योंकि पैसे को बचाना और संभालना मतलब उस समय खुद को रोकना जब सब लोग दौड़ रहे होते हैं। बहुत से लोग इसीलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब सब कुछ मिल गया है, अब कुछ गलत नहीं हो सकता। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि जो सबसे जरूरी 3 गुण हैं किसी भी इंसान में अमीर बने रहने के लिए, वो है विनम्रता, संदेह और खुद पर कंट्रोल। उदाहरण के लिए सोचिए किसी ने स्टॉक मार्केट में 1 करोड़ रुपए कमाए। अब अगर वो सोचता है कि वो हमेशा सही रहेगा और बिना रिसर्च के, बिना सोचे समझे 2 गुना 3 गुना रिस्क लेने लगे, तो शायद अगले ही साल वो सब कुछ खो सकता है। कई बार इंसान को ये लगने लगता है कि वो जो भी करेगा वो सही होगा, लेकिन इतिहास बताता है कि ज्यादातर लोग पैसे की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद गिर जाते हैं क्योंकि वो खुद को अजेय समझने लगते हैं। इसलिए असली समझदारी उस इंसान में होती है जो तब भी सतर्क रहता है जब सब कुछ सही चल रहा हो। अमीर बने रहना मतलब गलती की गुंजाइश, रूम फॉर एरर को जगह देना। अपने हर फैसले में ये मानकर चलना कि हो सकता है कुछ गलत हो जाए। इसलिए तैयारी हमेशा रहनी चाहिए। चाहे आपने कितनी भी दौलत बना ली हो, अगर आप में धैर्य, सावधानी और इतना काफी है कहने की समझ नहीं है, तो वो सब कभी भी हाथ से जा सकता है। इसलिए सिर्फ पैसे कमाने की सोच मत रखिए, उसे संभालने, बचाने और लंबे वक्त तक टिकाए रखने की आदत भी विकसित कीजिए, क्योंकि असली जीत उसी की होती है जो आखिर तक टिकता है। चैप्टर 6, टेल्स यू विन। छोटी छोटी हारों के बीच छुपी बड़ी जीतें। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि सफल होने के लिए हर बार जीतना जरूरी है, लेकिन असल दुनिया में ऐसा नहीं होता। इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसल हमें समझाते हैं कि सफलता कई बार बहुत सारी असफलताओं के बीच छुपी होती है और उसमें सबसे जरूरी रोल होता है टेल्स का, यानी आखिरी में होने वाली बड़ी जीत का। सोचिए, अगर आपने 100 बार कोशिश की, उसमें 90 बार नाकामी मिली, लेकिन 10 बार जो जीत मिली उसने आपकी सारी जिंदगी बदल दी, तो क्या वो 90 हारें बुरी थी? नहीं। दरअसल जिंदगी और इन्वेस्टमेंट दोनों में जीत हमेशा बराबर नहीं होती। कुछ जीतें बाकियों से कई गुना बड़ी होती है। वॉरेन बफेट की सफलता का सबसे बड़ा कारण यही है। उन्होंने हजारों निवेश किए, लेकिन उनमें से कुछ गिने चुने निवेश ही उनकी कुल दौलत का बड़ा हिस्सा बने। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी फैसले गलत थे, बस ये कि कुछ चीजें डिस्प्रोपोर्शनेट होती हैं, उनका असर बाकी सब पर भारी पड़ता है। इसलिए जब हम किसी चीज में लगातार छोटे छोटे नुकसान देखते हैं, तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हो सकता है
अगला ही फैसला आपकी लाइफ की सबसे बड़ी टेल साबित हो। जरूरी यह है कि आप गेम में बने रहें, क्योंकि जब आप मैदान छोड़ देंगे तो जीत का मौका भी चला जाएगा। चैप्टर 7, फ्रीडम, असली अमीरी है अपनी मर्जी से जीने की आजादी। ये चैप्टर सबसे गहरी बात करता है कि पैसा अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। असली लक्ष्य है आजादी, वो आजादी जिसमें आप अपनी मर्जी से उठ सकें, काम कर सकें और अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकें। यही असली अमीरी है। बहुत से लोग करोड़ों कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी हर सुबह अलार्म बजने पर मजबूरी में उठते हैं, बॉस की डांट झेलते हैं और छुट्टी के लिए तरसते हैं। क्या इसे अमीरी कहा जा सकता है? नहीं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि अगर पैसा आपको अपनी जिंदगी पर कंट्रोल नहीं दे पा रहा, तो वो पैसा बस एक बोझ है। आज का सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल है, मैं अपनी मर्जी से जीता हूं। अगर आप ये कह सकते हैं कि मुझे ये काम पसंद है, या आज मैं थोड़ा आराम कर लूंगा, या मुझे अब दूसरों की नकल नहीं करनी, तो आप वाकई में अमीर हैं। और ये आजादी सिर्फ बहुत ज्यादा पैसे से नहीं आती, बल्कि कम में खुश रहने की कला से आती है। जितनी आपकी जरूरतें कम होंगी, उतना जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप पैसा कमाने का सपना देखें, तो सोचिए आप उससे क्या खरीदना चाहते हैं? गाड़ी, बंगला, या सिर्फ वो आजादी जो कहती है अब मैं अपनी शर्तों पर जी रहा हूं। चैप्टर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स, जिससे आप जलते हैं वो खुद आपको देख भी नहीं रहा। ये चैप्टर एक बहुत गहरा सच सामने लाता है। जब हम किसी अमीर इंसान को महंगी कार में देखते हैं, तो हमें लगता है क्या लाइफ है इसकी। लेकिन सच ये है कि उस इंसान को देखकर हम उसकी तारीफ नहीं कर रहे होते, हम उसकी चीजों के जरिए खुद को वहां सोच रहे होते हैं। मॉर्गन हाउसल इसे मैन इन द कार पैराडॉक्स कहते हैं। जब हम किसी की कार देखकर जलते हैं, तो हकीकत में हम उस इंसान को एडमायर नहीं करते, बल्कि खुद को उसकी जगह सोचकर ख्वाब देख रहे होते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि वो इंसान जिससे हम प्रभावित होते हैं, शायद हमें देख भी नहीं रहा होता। वो तो बस अपनी जिंदगी जी रहा है, और हम उस दिखावे के पीछे भागते भागते अपनी संतुष्टि खो बैठते हैं। असल में जब हम चीजों से इंप्रेस होने की कोशिश करते हैं, तो हम लोगों का ध्यान पाने की चाह में जी रहे होते हैं। लेकिन बहुत बार वो ध्यान हमें मिलता ही नहीं, क्योंकि लोग अपने आप में ही खोए होते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि अच्छा पहनना, अच्छा दिखना या लग्जरी चीजें रखना गलत है? नहीं। लेकिन अगर हम ये सब सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो हम खुद को धोखा दे रहे हैं। असल संतुष्टि तब आती है जब आप चीजें अपने लिए करते हैं, न कि दूसरों की वाहवाही पाने के लिए। चैप्टर 9, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी, असल दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। जब भी हम किसी को महंगी कार, बड़ी कोठी या ब्रांडेड कपड़ों में देखते हैं, तो हमें लगता है ये इंसान बहुत अमीर है। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि जो आप देख सकते हैं वो दौलत नहीं, खर्च है। असली दौलत वो है जो आपने खर्च नहीं की, जो बची है, जो छुपी है, जो आपके बैंक में चुपचाप पड़ी है। इस दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम यही है, हम दिखावे को दौलत मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना ज्यादा कोई दिखा रहा है, हो सकता है उतना ही कम वो बचा रहा हो। कोई आदमी 50 लाख की गाड़ी चला रहा है, लेकिन उसके पास बैंक बैलेंस 0 हो सकता है। वही कोई चुपचाप पुरानी कार चला रहा है, लेकिन उसके पास करोड़ों की सेविंग्स हो सकती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। असल दौलत हमेशा छिपी होती है, वो जो आपको सुरक्षा देती है, जो आपको विकल्प देती है, जो आपको मजबूरी से बचाती है। दिखावा एक पल की खुशी देता है, लेकिन छुपी दौलत आपको जिंदगी भर की आजादी देती है। इसलिए जब अगली बार आप किसी को देखकर जलें, तो सोचिए, क्या आप सच में उनकी जिंदगी चाहते हैं या बस उनका बाहरी दिखावा? शायद वो भी सिर्फ दिखाने के लिए जी रहा है और अंदर से खाली है। चैप्टर 10, सेव मनी, पैसे बचाना अमीरी की असली कुंजी। ज्यादातर लोग पैसे कमाने की चिंता करते हैं, नौकरी, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट,
लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो पैसे बचाने की कला सीखते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि आप जितना कमाते हैं उससे ज्यादा जरूरी है आप कितना बचाते हैं। सेविंग एक आदत है, और वो भी ऐसी जो आपको किसी भी मुश्किल वक्त में संभाल सकती है। ये एक तरह का बफर है, आपकी जिंदगी की सुरक्षा कवच। सोचिए, अगर आपकी नौकरी चली जाए, अचानक कोई मेडिकल खर्च आ जाए या कोई बड़ा मौका सामने आ जाए, उस वक्त काम आता है सेव किया हुआ पैसा, ना कि सिर्फ कमाया हुआ पैसा। बचत करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है, आपको बस अपनी जरूरतों को सीमित करना और लालच पर काबू रखना सीखना होता है। बहुत बार लोग सोचते हैं पहले मैं ज्यादा कमाऊंगा फिर बचाऊंगा, लेकिन ऐसा वक्त कभी आता ही नहीं, क्योंकि जरूरतें और इच्छाएं हमेशा बढ़ती जाती है। असल में बचत आपकी कमाई का नहीं, आपकी मानसिकता का मामला है। सेविंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो आपको पैसों पर निर्भरता से आजादी देती है। जब आपके पास सेविंग होती है तो आपको हर बात में डर नहीं लगता। आप नफे नुकसान से ऊपर उठकर सोच समझकर फैसले ले पाते हैं। इसलिए अमीर बनने के लिए सबसे पहला कदम यही है, कमाई से पहले बचत की सोच रखो। चैप्टर 11, रीजनेबल रैशनल। तर्क संगत से ज्यादा जरूरी है व्यवहारिक होना। ज्यादातर फाइनेंशियल सलाहों में कहा जाता है कि आपको हमेशा रैशनल यानी पूरी तरह तर्क संगत बनना चाहिए, लेकिन मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि असल जिंदगी में ऐसा होना न तो आसान है न जरूरी, क्योंकि हम इंसान हैं, कंप्यूटर नहीं। हमारे फैसले सिर्फ डेटा पर नहीं चलते, वो चलते हैं हमारे डर, हमारे सपनों, हमारे रिश्तों और हमारी परिस्थितियों पर। इसलिए कई बार जब कोई कहता है कि ये निवेश मत करो, ये लॉजिकली गलत है, तो हो सकता है वो फैसला आपके लिए भावनात्मक रूप से सही हो। उदाहरण के लिए, कोई इंसान एफडी में पैसा रखता है जहां ब्याज बहुत कम है। लोग कहते हैं ये बेवकूफी है, लेकिन उस इंसान को इससे सुकून मिलता है, सुरक्षा का एहसास होता है। तो क्या वो गलत है? नहीं, वो तर्क संगत भले न हो, लेकिन वो व्यवहारिक जरूर है। जिंदगी का हर फैसला एक्सेल शीट से नहीं निकाला जाता। असल समझदारी है ऐसा रास्ता चुनना जो आपकी जिंदगी के साथ मेल खाए, जो आपको मानसिक शांति दे। इसलिए जब पैसा कमाने, खर्च करने या निवेश की बात आए तो अपने दिल से पूछिए, क्या ये मेरे लिए सही है? क्योंकि कभी कभी थोड़ी सी भावनात्मक सोच आपको लंबे समय तक टिकने में मदद करती है। चैप्टर 12, सरप्राइज। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है हैरानी। कोई भी भविष्य नहीं जानता। हम जितना भी प्लान कर लें, डेटा निकाल ले, एक्सपर्ट्स की सुन ले, फिर भी जिंदगी अक्सर हमें चौंका देती है। यही इस चैप्टर की बात है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि बहुत से लोग भविष्य का अनुमान लगाकर इन्वेस्ट करते हैं, फैसले लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा फैक्टर होता है अनिश्चितता। इतिहास हमें रास्ता जरूर दिखाता है, लेकिन वो पूरी तरह दोहराया नहीं जाता, क्योंकि हर बार कुछ ऐसा होता है जो पहले कभी नहीं हुआ होता। जैसे 2008 की आर्थिक मंदी, 2020 की महामारी किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन जब वो आई तो सबकी योजनाएं बदल गई। इसलिए अगर हम ये मानकर चलते हैं कि सब कुछ हमारी समझ और योजना के मुताबिक होगा, तो हम खुद को धोखा दे रहे हैं। समझदार वो है जो हैरानी की गुंजाइश रखता है, जो ये मानता है कि कुछ चीजें मेरी सोच से बाहर हो सकती है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि जिंदगी हर मोड़ पर आपको चौंका सकती है, तब आप अपने फैसलों में नरमी, लचीलापन और सुरक्षा रखते हैं, और यही आपको नुकसान से बचाता है। चैप्टर 13, रूम फॉर एरर। हर फैसले में थोड़ी गलती की गुंजाइश रखिए। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने बहुत सही प्लानिंग कर ली है तो कुछ भी गलत नहीं होगा, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि दुनिया परफेक्ट प्लानिंग से नहीं चलती, वो चलती है गलती की गुंजाइश के साथ। रूम फॉर एरर का मतलब है कि आप अपने हर प्लान में थोड़ा स्पेस रखें। कुछ उल्टा हो जाए, कुछ उम्मीद से अलग हो जाए, तो भी आप टिके रहें। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं
कि आपके रिटायरमेंट के लिए 50 लाख रुपए काफी होंगे, तो शायद आपको 70 लाख की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, कोई मंदी आ सकती है, कोई पारिवारिक जरूरत अचानक सामने आ सकती है। ये प्लानिंग का डर नहीं है, ये स्मार्ट प्लानिंग है। ये आपको उस समय टूटने से बचाती है जब कुछ भी आपकी पकड़ से बाहर चला जाए। इस चैप्टर का असली सबक यह है, आप चाहे जितने भी बड़े और मजबूत दिखते हों, अगर आपके फैसलों में थोड़ी सी लचक, थोड़ी सी सुरक्षा, थोड़ी सी बचत नहीं है, तो एक छोटा सा झटका भी सब कुछ गिरा सकता है। इसलिए जो लोग लंबे समय तक टिकते हैं, वो सबसे चतुर नहीं होते, वो सबसे सावधान होते हैं। वो जानते हैं कि प्लानिंग के साथ थोड़ा स्पेस रखना ही असल में समझदारी है। चैप्टर 14, यूल चेंज, आप बदलेंगे। और यही सबसे बड़ा सच है। ज्यादातर लोग जब भविष्य की योजना बनाते हैं, जैसे रिटायरमेंट प्लान, निवेश या जिंदगी के बड़े फैसले, तो वो मानकर चलते हैं कि उनकी पसंदें, सोच और जरूरतें वैसी ही रहेंगी जैसी आज है। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि ये सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि हम बदलते हैं हर कुछ सालों में, धीरे धीरे, चुपचाप। जो चीज आज बहुत जरूरी लगती है, हो सकता है 5 साल बाद वो बिल्कुल मायने न रखे। जिस नौकरी के लिए आज जान दे रहे हैं, वो कल बोझ लगने लगे। जिस घर या शहर के लिए आज तरस रहे हैं, कल वही जगह घुटन लगने लगे। असल बात यह है कि हम भविष्य की प्लानिंग करते हैं, लेकिन उस इंसान के लिए जो अभी तक बना ही नहीं है, क्योंकि भविष्य में आप वही नहीं रहेंगे जो आज है। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग हो, रिश्तों के फैसले हो या करियर की दिशा, उसमें थोड़ी लचक, थोड़ी गुंजाइश छोड़नी चाहिए। क्योंकि जब आप बदलेंगे तो आपको उस बदलाव को अपनाने का मौका मिलना चाहिए। और इस बात को समझ लेना कि मैं बदलूंगा, आपको आज की तुलना और बेचैनी से आजाद करता है। क्योंकि फिर आप दूसरों से कम या ज्यादा नहीं, बस खुद के बेहतर वर्जन की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 15, नथिंग्स फ्री, जिंदगी में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। इस दुनिया में हर चीज की कोई कीमत होती है, चाहे वो पैसा हो, सफलता हो, प्यार हो या आजादी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि वो कीमत कई बार दिखती नहीं है, लेकिन चुकानी हर किसी को पड़ती है। मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में समझाते हैं कि जब हम कोई चीज हासिल करते हैं, जैसे तेज पैसा, बड़ा रिटर्न या जल्दी तरक्की, तो उसकी कीमत अक्सर बाद में सामने आती है, जैसे तनाव, डर, घाटा, रिश्तों की दूरी या खुद से दूरी। इन्वेस्टमेंट की भाषा में कहें तो हर फायदा एक कॉस्ट लेकर आता है। वो कॉस्ट होती है सहनशीलता, धैर्य और कई बार घबराहट को झेलने की ताकत। लोग पूछते हैं, स्टॉक मार्केट में निवेश करें या नहीं? असल सवाल यह होना चाहिए, क्या मैं उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं? क्योंकि वहां की कीमत है उतार चढ़ाव सहना, कभी कभी रात की नींद खो देना और सालों तक बिना नतीजे के इंतजार करना। हर इंसान को यह समझना जरूरी है कि कुछ भी अगर सच्चा और बड़ा है, तो उसकी कोई ना कोई मेंटल, इमोशनल या फिजिकल कॉस्ट जरूर होगी। इसलिए जब भी आप कोई फैसला लें, पैसा, करियर या रिश्तों से जुड़ा, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं इसकी कीमत चुकाने को तैयार हूं? क्योंकि कुछ भी फ्री नहीं है, और जो लगता है फ्री है, शायद वो सबसे महंगा सौदा निकले। चैप्टर 16, यू मी, आप और मैं, हम एक जैसे नहीं हैं। इस दुनिया में हर इंसान की सोच अलग होती है, लेकिन जब बात पैसे और निवेश की आती है, तो हम अक्सर दूसरों को देखकर अपने फैसले लेने लगते हैं। मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में कहते हैं कि दूसरे की जिंदगी देखकर अपनी दिशा तय करना सबसे बड़ी भूल है। क्यों? क्योंकि आप और वो इंसान एक जैसे नहीं हैं। आपकी कमाई, आपकी जरूरतें, आपकी प्राथमिकताएं और आपका डर, सब कुछ अलग है। हो सकता है कोई इंसान रोज ट्रेडिंग करता हो और पैसे कमा रहा हो, लेकिन वो उसकी रिस्क लेने की ताकत है। अगर आप वैसा ही करें और हर रात डर के साथ सोएं, तो वो आपको नहीं, सिर्फ नुकसान देगा। लोगों के फैसले उनके बैकग्राउंड, उम्र, लाइफस्टाइल
और लक्ष्य पर आधारित होते हैं। लेकिन जब आप सोशल मीडिया या यूट्यूब पर किसी की कहानी सुनते हैं तो आप उसका सिर्फ फ्रंट कवर देखते हैं, पूरी किताब नहीं। इसलिए सबसे जरूरी है खुद को समझना। आपका पैसा कैसे काम करे, इसका जवाब आपके अंदर है, बाहर नहीं। दूसरों से सीखिए, लेकिन उनकी कॉपी मत बनिए, क्योंकि जो रास्ता उनके लिए सीधा है वो आपके लिए गड्ढों से भरा हो सकता है। और सबसे अहम बात, आपके और मेरे क्यों अलग है, तो हमारे कैसे भी अलग ही होंगे। चैप्टर 17, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म, निराशावाद का आकर्षण। इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि दुनिया में नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग लोगों को जल्दी पकड़ती है। जब कोई कहता है सब कुछ बर्बाद होने वाला है तो लोग तुरंत ध्यान देते हैं, लेकिन जब कोई कहता है सब ठीक हो जाएगा तो लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि डर ज्यादा असरदार होता है। डर बेचता है, डर सुनाई देता है, डर शेयर किया जाता है। अखबार की हेडलाइन बनती है, बाजार गिरा, नोटबंदी आई, आर्थिक संकट आया, क्योंकि नकारात्मक खबरें ज्यादा बिकती है। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया धीरे धीरे बेहतर भी हो रही है, सिर्फ उसका शोर नहीं होता। उदाहरण के लिए, गरीबी पहले से कम हुई है, मेडिकल सुविधाएं बढ़ी हैं, टेक्नोलॉजी ने जिंदगी आसान की है, लेकिन हम सिर्फ नुकसानों की खबरों में उलझे रहते हैं और उसी से अपने भविष्य के फैसले लेने लगते हैं। मॉर्गन समझाते हैं कि जब बात पैसे की आती है तो निराशावाद से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता, क्योंकि डर आपको मौके से दूर कर देता है। वो आपको कंफर्ट जोन में बंद कर देता है और धीरे धीरे आप वही सब खोने लगते हैं जो आपने कभी हिम्मत से कमाया था। इसलिए समझदार वो नहीं जो हर वक्त खतरे की बात करे। समझदार वो है जो जोखिम को समझकर फिर भी आगे बढ़े। डर को सुनिए, लेकिन सिर्फ सलाह की तरह, सच की तरह नहीं। चैप्टर 18, व्हेन यूल बिलीव एनीथिंग। जब इंसान कुछ भी मानने लगता है, जब जिंदगी मुश्किल होती है, जब जवाब नहीं मिलते, जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है, उस समय इंसान कुछ भी मानने को तैयार हो जाता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि जब हमारे आसपास अनिश्चितता बढ़ती है तो हमारा दिमाग सुरक्षा की तलाश करता है और अक्सर ऐसे विचारों से भर जाता है जो सच नहीं होते लेकिन सुकून देते हैं। उदाहरण के लिए, जब बाजार गिरता है तो लोग मानने लगते हैं कि अब सब खत्म हो गया है। जब नौकरी जाती है तो लगता है मैं फेल हो गया। जब दूसरों की तरक्की दिखती है तो दिल कहता है मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। ऐसे समय में इंसान इमोशनल लॉजिक से काम लेने लगता है, न कि प्रैक्टिकल लॉजिक से। वो उन बातों को पकड़ने लगता है जो उसे दर्द से थोड़ी राहत दे, चाहे वो बातें पूरी तरह सच न हो। मॉर्गन समझाते हैं कि ऐसे दौर में हमारा मस्तिष्क हमें सच्चाई की जगह तसल्ली देना चाहता है और तभी हम किसी भी कहानी, अफवाह या उम्मीद को सच मान लेते हैं, क्योंकि हमें उसकी जरूरत होती है। लेकिन समझदारी ये है कि हम खुद को संभालें, वक्त को समझें और हर बात को बिना परखे सच न माने। हर गिरावट स्थायी नहीं होती, हर परेशानी का कोई न कोई हल जरूर होता है। हमें अपने अंदर इतना संतुलन बनाना होगा कि जब हालात बिगड़े तब भी हम सोचने की शक्ति न खोए, क्योंकि जिस दिन इंसान सोचने की जगह सिर्फ मानने लगे, उस दिन वो अपना कंट्रोल खो देता है। चैप्टर 19, ऑल टुगेदर नाउ। अब सब कुछ एक साथ, एक सीधी लेकिन गहरी सीख। अब तक की सारी बातों को एक धागे में पिरोने का समय है। मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में उन सबको को एक साथ लाकर हमें एक सीधी बात सिखाते हैं। पैसा समझ से चलता है, न कि केवल नॉलेज से। आप दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले इंसान हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, लालच पर काबू नहीं है और दूसरों से तुलना करने की आदत है, तो आप कभी भी स्थायी दौलत नहीं बना पाएंगे। इस पूरी किताब में बार बार जो बात उभरती है वो यही है कि पैसा एक मानसिक खेल है और इस खेल में जीतने के लिए आपको चाहिए खुद की सीमाएं समझना, दूसरों की नकल न करना, काफी है कहना सीखना, दिखावे से दूर रहना
और सबसे बड़ी बात, लंबे समय तक टिके रहना। हर वो इंसान जो आज असली अमीर है, उसने कोई शॉर्टकट नहीं लिया, बल्कि सालों तक चुपचाप मेहनत और इंतजार किया। मॉर्गन कहते हैं कि फाइनेंशियल सफलता कोई एक ट्रिक या जादू नहीं है, वो रोजमर्रा की उन छोटी छोटी समझदारी भरी आदतों का नतीजा है, जो धीरे धीरे मिलकर आपको उस जगह तक ले जाती है जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते थे। तो अब सवाल ये नहीं कि आप कितना जानते हैं, सवाल ये है, क्या आप उस ज्ञान को निभा पा रहे हैं? चैप्टर 20, कॉन्फेशंस। मॉर्गन हाउसल इस आखिरी चैप्टर में खुद से जुड़े कुछ सच स्वीकार करते हैं। न कोई दिखावा, न कोई मास्टर प्लान, बस एक इंसान की सीधी और सच्ची बातें। वो कहते हैं कि उन्होंने खुद भी कई बार पैसों को लेकर गलत फैसले लिए हैं और कई बार वो भी दूसरों की नकल करने लगे थे, बिना ये सोचे कि उनकी जिंदगी, उनकी जरूरतें और उनका रास्ता अलग है। उन्होंने ये भी माना कि उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी ज्यादा से ज्यादा कमाना नहीं है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा शांति से जीना है। उनके लिए पैसा ताकत या दिखावा नहीं है, पैसा एक सुरक्षा कवच है जिससे वो अपने परिवार के साथ जिंदगी अपने तरीके से जी सके, बिना डर और दबाव के। मॉर्गन स्वीकार करते हैं कि वो भविष्य नहीं देख सकते, वो हर बार सही फैसला नहीं लेते और वो किसी फाइनेंशियल गुरु से बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक चीज हमेशा अपनाई, साधारण नियम जो लंबे समय तक चल सके। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है, पैसे को लेकर ईमानदारी ज्यादा मायने रखती है बनिस्बत चालाकी के। आपको हर समय जीतना नहीं है, आपको बस टिके रहना है, शांत रहना है और खुद को दूसरों से कम ना आंकना है। मॉर्गन का ये कबूलनामा हर उस इंसान के लिए है जो खुद से लड़ रहा है, जो हर दिन सोचता है कि मैं क्यों नहीं समझ पा रहा पैसा। तो जवाब है, आप अकेले नहीं हैं, हम सब उसी सफर पर हैं। पैसा हमारे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसे समझे बिना ही जीते चले जाते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक किताब नहीं, बल्कि आईना है जो हमें खुद को, अपनी सोच को और अपने डर को साफ साफ दिखाता है। इस किताब ने हमें सिखाया कि पैसा कमाना और पैसा बचाना दोनों में फर्क है। असली अमीरी दिखावे में नहीं, आजादी में है। और सबसे बड़ी दौलत वो होती है जो आपकी सोच को शांत करती है। अगर आपने ये ऑडियो बुक यहां तक सुनी है तो यकीन मानिए आप उस 1% इंसानों में से हैं जो पैसे के पीछे नहीं, पैसे की समझ के पीछे भागते हैं। और यही समझ आपको बाकियों से अलग बनाती है। इस ज्ञान को अपने तक मत रखिए, इसे अपने दोस्तों, परिवार और बच्चों के साथ बांटिए, क्योंकि पैसा सब कमाते हैं, पर बहुत कम लोग होते हैं जो उसे संभालना और समझना जानते हैं। अगर